क्वेश्चन नंबर 1 है सप्लाई चैप्टर का। आपके आईडीटी का क्वेश्चन बैंक हम लोग सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दिया हुआ है कि अंगद प्राइवेट लिमिटेड है, वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करता है और उसने अपनी कंपनी में एक पॉलिसी अडॉप्ट करके रखा है कि कोई भी एम्प्लॉय अपने सेल्स टारगेट को अचीव कर लेगा तो उसको इंसेंटिव दिया जाएगा, जो कि वह उसको सैलरी का पार्ट मानता है और उसको टीडीएस डिडक्ट करता है एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से। अंगद प्राइवेट लिमिटेड का साथ में यह भी कहना है कि जीएसटी नहीं लगेगा किस पे, इंसेंटिव पे। जो भी वो एम्प्लॉय को इंसेंटिव दे रहा है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। आप लोगों को ये देखना है कि अंगद प्राइवेट लिमिटेड का व्यू करेक्ट है या रोंग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें दो प्रोविजन को टेस्ट करना पड़ेगा। एक प्रोविजन है जिसमें जो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो भी सर्विस देता है उस पे एम्प्लॉयर उसको सैलरी पे करता है और उसको जीएसटी के नेगेटिव लिस्ट में लिया गया है। और नेगेटिव लिस्ट कहां पे बताई हुई है, वो आपके इन टर्म्स ऑफ सेक्शन अंडर सेक्शन 7(2) को रीड करेंगे हम लोग, शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। उसमें नेगेटिव लिस्ट बताया गया है और उसमें कुछ एक सप्लाई ऐसी है जिसको सप्लाई नहीं माना गया है, भले ही वो मटेरियल से रिलेटेड हो, गुड से रिलेटेड हो, भले ही वो सर्विस से रिलेटेड हो। तो उसमें से एक सर्विस ये है जो एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयमेंट के दौरान देता है, उस पे जीएसटी लेविएबल नहीं है। दूसरा, इस क्वेश्चन में एक इंडिकेशन और मिलता है हमें, जो 75,000 एम्प्लॉय को दिया गया है। इसमें क्या इंडिकेशन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ एक सप्लाई ऐसी होती है जो विदाउट कंसिडरेशन के भी सप्लाई मान लिया जाता है। कुछ एक सर्विस ऐसी होती है, सॉरी, अंडर सेक्शन 7(1)(c) और शेड्यूल 1 में 4 ऐसी सर्विस होती है जिसको कंसिडरेशन नहीं होते हुए भी सप्लाई मान लिया जाता है। उसमें से एक सर्विस है, कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 से अबो का गिफ्ट देता है तो उसको सप्लाई मान लिया जाता है। तो इसके लिए हमें ये इंडिकेशन था कि 75,000 आपका 50,000 से प्लस है, लेकिन ये इंसेंटिव है, डायरेक्ट लिंक किससे है, सेल्फ टारगेट से, जो कि सैलरी का पार्ट माना जाता है। इंसेंटिव सैलरी का पार्ट माना जाता है, इसके लिए इसको गिफ्ट में कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये दूसरा प्रोविजन भी इस पे टेस्ट करने के बाद में हमें पता चलता है कि ये इस पे जीएसटी लेविएबल नहीं होगा। इसका मतलब अंगद प्राइवेट लिमिटेड ने जो व्यू लिया है वो एकदम से करेक्ट है। आप लोग इसको पढ़ सकते हो। देखो, पहला तो ये है कि इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7(2) रीड विद द शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, service by an employee to employer in course or in relation to his employment shall not be treated as supply under GST. Next, further, the amount paid as incentive by Angad Private Limited is not in nature of gift and thus is not covered under Schedule 1. क्योंकि ये गिफ्ट नहीं है, इसके लिए शेड्यूल 1 में भी कवर नहीं होता है। In fact, in the given case, the incentive is the part of salary and is directly linked to the सेल्फ टारगेट। सेल्फ टारगेट से डायरेक्ट लिंक है, इसके लिए ये सैलरी का पार्ट माना जाता है। Therefore, the service provided in course or in relation to employment by the employee for which incentive are given to them shall not be treated as supply। तो हम लोगों ने दोनों प्रोविजन को टेस्ट किया और पता चला कि ये जीएसटी लेविएबल नहीं है। अंगद प्राइवेट लिमिटेड करेक्ट बोल रहा है। इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन, जीएसटी इज नॉट लेविएबल on the incentive paid by the Angad Private Limited to employ मोक्षभूमि इंडस्ट्रीज है। उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, लेकिन उसने अपने फिनिश गुड्स को गुजरात स्टेट के डिपो में स्टोरेज करके रखा है और ये डिपो खुद का नहीं है, मोक्षभूमि इंडस्ट्रीज का नहीं है, ये उसका एक रिलेटेड पार्टी है, पुण्य भूमि लिमिटेड। उसका ओनर, डिपो का ओनर पुण्य भूमि लिमिटेड है, जो कि मोक्ष भूमि लिमिटेड का रिलेटेड पार्टी है। लेकिन पुण्य भूमि लिमिटेड ने इसके ऊपर कोई भी रेंट चार्ज नहीं किया है, डिपो के ऊपर कोई भी स्टोरेज के लिए कोई भी रेंट चार्ज नहीं किया है। तो आप लोगों को बताना है कि इसको सप्लाई माना जाएगा या नहीं।
तो आप लोगों ने अंडर सेक्शन 7(1)(c) को रीड किया होगा शेड्यूल 1 के साथ में। शेड्यूल 1 में जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, 4 ऐसी सर्विस है जिसके ऊपर विदाउट कंसिडरेशन भी आपको सप्लाई मान लिया जाएगा। उसमें से एक सर्विस है जिसमें रिलेटेड पार्टी को कोई एसोसिएट सर्विस देती है विदाउट कंसिडरेशन के, लेकिन वो इन कोर्स ऑफ बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तब वो कंसिडरेशन के बिना भी सप्लाई मान लिया जाता है। तो यही इसका आंसर है कि इसको सप्लाई माना जाएगा क्योंकि ये दोनों रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पर्सन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। मॉक्स भूमि इंडस्ट्रीज लिमिटेड Industries has its manufacturing unit in state of Maharashtra. It stores the finished goods manufactured by it at depot located in state of Gujarat. The depot is owned by Punya Bhumi Limited, a related person of Mox Bhumi Industries. Okay. Punya Bhumi Limited has not charged any consideration from Mox Bhumi Industries for usage of depot for storage purpose. Whether the storage of goods permitted by Punya Bhumi Limited to Mox Bhumi Industries qualify as supply under GST. ओके, रिलेटेड पर्सन का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको अंडर सेक्शन 7(1)(c) को रीड करना है शेड्यूल 1 के साथ में। तो आपको वो चारों चीज क्लिक होना चाहिए कि इन चारों में तो वो फॉल नहीं कर रहा है, विदाउट कंसिडरेशन भी है और रिलेटेड पर्सन है, तो वो शेड्यूल 1 में फॉल करता है। तो एज पर सेक्शन 7(1)(c) रीड विद द शेड्यूल 1, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, मतलब दोनों भी हो सकता है, बिटवीन रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन when made in course or furtherance of business qualify as supply। दोनों चीज होना चाहिए, रिलेटेड पर्सन होना चाहिए और वो विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए। रिलेटेड पर्सन भी है और विदाउट कंसिडरेशन है, तो आपको सीधा किसमें जाना है, अंडर सेक्शन 7(1)(c) को शेड्यूल 1 के साथ में रीड करना है और उन चारों सर्विस को आपको माइंड में रखना है। ठीक है। Thus the storage service provided by Punya Bhumi Limited to Mox Bhumi Industries in course or furtherance of business qualify as service as supply under GST even though no consideration has been charged for the same। कि भाई कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वो सप्लाई मान लिया जाएगा क्योंकि ये रिलेटेड पर्सन है और शेड्यूल 1 में ये दिया हुआ है कि कोई भी रिलेटेड पर्सन दूसरे को विदाउट कंसिडरेशन सर्विस देता है या गुड्स देता है या दोनों देता है, तो वो सप्लाई में फॉल कर जाएंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, रॉब शेयर होल्डिंग लिमिटेड है, वो एक अप्रूव्ड इंटरमीडियरी है। इसने धन बैंक के साथ में एक एग्रीमेंट किया है जिसमें सिक्योरिटी को लैंड की जाती है अंडर सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम 1997। धन बैंक लैंडिंग फी पे करेगा। इस ट्रांजेक्शन की टैक्सेबिलिटी एक्सप्लेन करो। धन बैंक क्या करेगा, लैंडिंग फीस पे करेगा। अब आप लोगों को देखना है कि सिक्योरिटी है वो ना तो गुड्स है और ना ही सर्विस है, तो हम लोग सिक्योरिटी के पर्पज से देखें, सिक्योरिटी को डिस्पोज करने पे हम लोग देखें कि इस पे जीएसटी लगता है या नहीं। तो सिक्योरिटी को डिस्पोज करने के लिए कोई जीएसटी नहीं लगता है, वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल करता है क्योंकि ना तो वो गुड्स है ना ही वो सर्विस है। तो सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम 1997 सिक्योरिटी के लैंडिंग और बोरोइंग को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, सिक्योरिटी ना तो गुड्स है और ना ही सर्विस की डेफिनेशन में आता है, इसलिए अगर सिक्योरिटी डिस्पोज की जाती है तो वो जीएसटी के अंडर में सप्लाई नहीं मानी जाती है। लेकिन एसएलएस में लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी डिस्पोजल नहीं माना जाता है और इसको सर्विस के डेफिनेशन से गया है। इसके लिए जो भी लैंडिंग फी लेते हैं उसको हम लोग जीएसटी लेविएबल होगा क्योंकि ये जीएसटी के अंदर फॉल करेगा। इसमें हम लोग ये नहीं मानते हैं कि सिक्योरिटी को डिस्पोज किया गया है। दूसरा, इसके ऊपर कोई कमीशन चार्जेस वगैरह जो भी लगता है वो भी आपके जीएसटी के अंदर फॉल करता है, उस पे भी आपको जीएसटी देना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन ने क्या बोला, रोब शेयर होल्डिंग लिमिटेड है वो एन अप्रूव्ड इंटरमीडियरी हैज इंटर्ड एन एग्रीमेंट वेयर इन सर्टेन सिक्योरिटी वर टू लैंड टू धनधन बैंक। धनधन बैंक के पास में कुछ एक सिक्योरिटी करेंगे, ये उन्होंने एग्रीमेंट बना के रखा है अंडर सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम 1997। ठीक है। धनधन बैंक सेल पे स्पेसिफाइड लैंडिंग फी अगेंस्ट सच लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी टू इट्स। धनधन बैंक है लेंडिंग फी पे करेगी इस सिक्योरिटी को लैंडिंग रखने के लिए। एक्सप्लेन द टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व इन द सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम 1997। आपको टैक्सेबिलिटी इसको एक्सप्लेन करना है, तो इससे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा ये सप्लाई माना जाएगा या नहीं। तो हम लोगों ने देखा सिक्योरिटी तो आपका ना तो गुड्स है ना ही सर्विस है, इसके लिए वो उसके ऊपर उसके डिस्पोज करने पे तो आपको जीएसटी लेवेबल नहीं होगा। लेकिन जो लैंडिंग फी है वो आपके डिस्पोज ऑफ सिक्योरिटी नहीं माना जाता है, इसके लिए उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। चलो देख लेते हैं। सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम 1997 facilitates the lending and borrowing of securities. Security are neither covered in definition of goods or not covered in the definition of service. Therefore, a transaction in security which involve disposal of security is not a supply in GST, hence not taxable under GST. Okay. However, FLS does not lending of security as disposal of security. मतलब लैंडिंग है वो डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी नहीं माना जाता है। देयरफॉर इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सर्विस। इसके लिए इसको सर्विस की डेफिनेशन से एक्सक्लूड नहीं करते हैं। द लेंडिंग फी चार्ज फ्रॉम द बोरोवर ऑफ सिक्योरिटी हैज द कैरेक्टर ऑफ कंसिडरेशन एंड इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। अब लेंडिंग फी है वो बोरोवर चार्ज करता है सिक्योरिटी के ऊपर, वो कैरेक्टर माना जाता है कंसिडरेशन का, इसके लिए इसके ऊपर जीएसटी लेवेबल होगा। अपार्ट फ्रॉम द अबव द एक्टिविटी ऑफ इंटरमीडियरी फैसिलिटिंग lending and borrowing of security for commission or fee are also taxable separately। ये बोला गया है कि इंटरमीडियरी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो भी कमीशन और फीस वो लगेगा उसके ऊपर भी वो जीएसटी लगता है, वो भी जीएसटी के अंदर टैक्सेबल माना जाता है। एक्चुअली ये दिया हुआ है कि एक इंडिया का ट्रेडर है और उसका ही भाई चाइना में रहता है। जो इंडिया में कृष्णदेव रहता है वो अपने भाई रामकृष्ण को बोलता है कि भैया मेरे लिए कुछ गुड्स प्रोक्योर कर दो चाइना से, मतलब मेरे लिए कुछ गुड्स आप खरीद दो और खरीद के मेरे को भेज दो। लेकिन कृष्णदेव को वो गुड्स मंगाने से पहले ही एक ऑर्डर आता है ब्राजील के क्रिश्चियनों से कि मेरे को वो गुड्स चाहिए, मतलब सेम गुड्स उसने डिमांड किया इंडिया के कृष्णदेव से। तो कृष्णदेव ने क्या किया, वो गुड्स इंडिया में नहीं मंगवाया, डायरेक्ट चाइना से ही ब्राजील के अंदर भेज दिया। तो आपको ये प्रोविजन देखना है कि क्या ये इंडिया के अंदर आया नहीं फिर भी कोई सर्विस में फॉल करता है या गुड्स में करता है, तो इसको क्या सप्लाई मान लिया जाएगा। तो इसका डायरेक्टली आंसर ये होता है कि जब एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में गुड्स जाता है और वो इंडिया में एंट्री भी नहीं करता है, तो उसको टैक्सेबिलिटी के बाहर रखा जाता है। उसको हम लोग ना तो गुड्स मानेंगे और ना ही उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। इसके लिए इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। कृष्णदेव इज ए ट्रेडर बेस्ड इन इंडिया। रामकृष्ण ब्रदर ऑफ कृष्णदेव, रामकृष्ण कृष्णदेव का भाई है जो कि इज लोकेटेड इन चाइना एंड इज ऑल्सो इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, वो भी गुड्स का ट्रेडिंग करता है। कृष्णदेव प्लेस एन ऑर्डर विथ रामकृष्ण फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्टेन गुड्स फ्रॉम द लोकल मार्केट इन चाइना। उस रामकृष्ण को कृष्णदेव बोलता है कि मेरे लिए कुछ गुड्स भेज दे। उसने एक ऑर्डर दे दिया रामकृष्ण को। बिफोर द शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द चाइना टू इंडिया, जो उसका भाई है रामकृष्ण वो गुड्स चाइना से इंडिया भेजता, इससे पहले क्या हुआ, कृष्णदेव सोल्ड सच गुड्स टू क्रिस्टियनो ए ट्रेडर लोकेटेड इन ब्राजील। क्रिस्टियनो है वो ब्राजील का ट्रेडर है, उसको उसने ये सेल कर दिया। कृष्णदेव ने क्रिस्टियनो को गुड्स सेल कर दिया। द गुड्स वर सब्सिक्वेंटली शिफ्ट फ्रॉम द चाइना टू ब्राजील। अब
वो पागल तो है नहीं कि पहले इंडिया भेजेगा फिर इंडिया से डायरेक्ट ब्राजील भेजे। तो बेटर है ना वो चाइना से ब्राजील ही भेज दे। तो उसने वैसा ही किया कि चाइना से ब्राजील गुड्स को भेज दिया। कमेंट ऑन द टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन द कृष्ण देव एंड क्रिश्चियनो अंडर जीएसटी इन इंडिया। अब आपको बताना है कि इंडिया के अंदर इस पे जीएसटी लगेगा क्या, जो कि ट्रांजेक्शन हुआ है किसके बीच में, कृष्ण देव और क्रिश्चियनों के बीच में। तो आंसर है द ट्रांजेक्शन बिटवीन कृष्ण देव एंड क्रिश्चियनो इज नेचर ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग। ओके, मर्चेंट ट्रेडिंग नेचर का है। एज पर शेड्यूल 3, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। ये चीज ध्यान रखने लायक है कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में गुड्स सेल हुआ है विदाउट सच गुड्स इंटरिंग इनटू इंडिया। अब वो गुड्स इंडिया के अंदर आया ही नहीं, तो उसको हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे मानेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे मानेंगे। इसके लिए ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है और सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, तो इसको जीएसटी के अंदर नहीं माना। देयरफॉर द ट्रांजेक्शन बिटवीन कृष्ण देव एंड क्रिश्चियनो शेल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई इज दस नॉट लेविएबल टू जीएसटी। एकदम से इजी था कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में गुड्स भेजा जाता है, तो उसको ना तो गुड्स माना जाता है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। इसके लिए उसके ऊपर कोई जीएसटी लगना ही नहीं है। ओके। कंसल्टेंसी है जो कि बैंगलोर में रजिस्टर्ड है, वो अपने क्लाइंट को टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करती है। उनका एक क्लाइंट है बीए लिमिटेड जो कि मुंबई का है। उसको 2 साल से XYZ कंसल्टेंसी टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और बीए लिमिटेड क्या करता है, उसको असाइनमेंट वाइज पेमेंट करता है। ठीक है। अब इसने क्या किया, बीए लिमिटेड ने 1 अक्टूबर 2022 को XYZ कंसल्टेंसी को 37 लाख रुपीज पे किया और साथ में एक कंडीशन डाला कि एक काम कीजिए, आप 8 ईयर तक ये टेक्निकल सर्विस मेरे सिमिलर बिजनेस वाले को, इंडिया में हो भले ही अब्रोड में हो, लेकिन ये सर्विस आप प्रोवाइड नहीं करोगे। उसने एग्री किया, XYZ कंसल्टेंसी ने एग्री किया। लेकिन अब XYZ कंसल्टेंसी क्या बोलती है कि जो ये 37 लाख रुपीज मिला है मुझे, ये कोई कंसिडरेशन नहीं है भैया, और इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो आप लोगों को ये चेक करना है कि इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं। आप लोगों ने एक रीड किया था, एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, यानी किसी काम को ना करने की कोई ऑब्लिगेशन करे, तो वो किस में आएगा, आपके कंसिडरेशन में आता है। तो इसके लिए इस पे जीएसटी लेविएबल होता है। तो हम लोग, और कितना जीएसटी लेविएबल होगा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि कोई जीएसटी लगता है उस पे तो 18% से आप चार्ज कर देना। तो और यदि लगता है तो आप कैलकुलेशन भी बताइए। तो चलो हम लोग दोनों चीज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, रीड करते हैं भाई। XYZ consultancy registered in Bangalore supply technical consultancy service to its employee. It has been providing technical service to BA Limited, Mumbai based, since past 2 years. 2 year से वो मुंबई की BA Limited को टेक्निकल सर्विस कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है। कंसिडरेशन इज सेटल्ड बाय BA Limited असाइनमेंट वाइज। ओके, असाइनमेंट वाइज बीए लिमिटेड उसको पेमेंट कर रही है। बीए लिमिटेड 37 लाख टू XYZ कंसल्टेंसी ऑन 10 जनवरी फॉर XYZ कंसल्टेंसी। ओके, मैंने पहले शायद आपको डेट रॉन्ग बता दिया था, 1 अक्टूबर 2022 बताया ऐसा, लेकिन ये 10 जनवरी है। ओके, agreeing not to provide similar technical service to any other business entity in India or abroad for a period of 8 year। ठीक है, अभी किस चीज का पेमेंट कर रहा है कि भाई आप ना सेम सिमिलर सर्विस है, वो किसी मेरे जैसे बिजनेस वाले को इंडिया में या इंडिया के बाहर आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करोगे। ठीक है। XYZ कंसल्टेंसी इज व्यू that 37 lakh is not chargeable to GST। अब XYZ कंसल्टेंसी का बोलना है कि ये चार्जेबल नहीं होगा भाई जीएसटी में। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर द व्यू टेकन बाय द XYZ कंसल्टेंसी इज वैलिड इन लॉ। क्या वो लॉ के हिसाब से बात कर रहा है। कैलकुलेट जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ XYZ कंसल्टेंसी इन केस
यू फील दैट जीएसटी चार्जेबल, आपको देखना है कि यदि जीएसटी चार्जेबल है तो आपको जीएसटी कैलकुलेशन करके बताना। राउंड ऑफ द टैक्स अमाउंट इफ ड्यू, ठीक है ये तो कोई बात नहीं। द टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द XYZ कंसल्टेंसी इज अदरवाइज चार्जेबल टू IGST at a rate of 18% and XYZ have been discharging the GST liability on consultancy charges. It may be noted the BA Limited is not ready to pay any further amount to XYZ consultancy in addition to amount already agreed। अच्छा, इसने बोल दिया कि भाई ये जो 18% आप जीएसटी कैलकुलेट करो तो उसको रिवर्स कैलकुलेशन करना, क्योंकि बीए लिमिटेड का तो बोलना है कि 37 लाख में आपका जीएसटी अमाउंट भी आ गया। तो 37 में यदि जीएसटी अमाउंट आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले आपको नेट बनाना पड़ेगा, पहले आपको टैक्सेबल अमाउंट बनाना पड़ेगा। और टैक्सेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 37 लाख के लिए रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन के हिसाब से 37 लाख आफ्टर जीएसटी, मतलब टैक्सेबल अमाउंट के अंदर जीएसटी का अमाउंट ऐड करने के बाद में 37 लाख रुपीज आया है। ठीक है, तो हम लोग आंसर को रीड करते हैं। वैसे आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है। इन द गिवन केस XYZ consultancy is providing the service of agreeing to obligation to refrain from an act to BA Limited against a consideration 37 lakh. Schedule second read with the circular number 170 at oblique 10 2022 GST dated so and so. Therefore, the same is liable to tax under GST law. क्योंकि इसको कंसिडरेशन माना जाएगा, इसके लिए इस पे जीएसटी भी लगेगा। दस व्यू टेकन बाय द XYZ कंसल्टेंसी इज इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं है भैया, आपको टैक्स देना पड़ेगा। सिंस द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सेड सर्विस इज लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। अच्छा, प्लेस ऑफ सर्विस कौन सा माना जाएगा, जो सर्विस को रिसीव कर रहा है। जो मुंबई की पार्टी है बीए लिमिटेड, उसके प्लेस को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। एंड सप्लायर इज लोकेटेड इन बैंगलोर, सेड सर्विस आर इंटर स्टेट सप्लाई लाइबल टू टैक्स 18%। अब हम लोग देखेंगे कि एक स्टेट से अनदर स्टेट में कोई सर्विस देता है या गुड्स देता है तो उस पर आईजीएसटी लगता है। ठीक है, सेम स्टेट हो तो उसको बोला जाता है कि आपका इंट्रा स्टेट है। लेकिन अनदर स्टेट में यदि आपने गुड्स सप्लाई किया या सर्विस दिया है तो उसको इंटर स्टेट बोला जाता है। तो इसके लिए आपको आईजीएसटी देना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया कि 37 लाख आपको इंक्लूडेड जीएसटी है, तो आपको ये ग्रॉस अमाउंट है। तो आपको 18% निकालने के लिए ये किसके बराबर है, 118 के बराबर है, 37 लाख। तो आप कैलकुलेट करोगे, ये सिंपल कैलकुलेशन आपने 10th में भी किया होगा। अभी तो आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, तो ये तो प्रॉब्लम नहीं आना। इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और पहले उसने पर्सनल नाम से करवाया था, बिजनेस का कोई मोटिव नहीं था, उसका कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी के का कोई मोटिव नहीं था। अब क्या माना जाएगा, पहले केस और दूसरे केस में क्या डिफर होगा। तो हम लोग सर्कुलर पढ़ते हैं 116/35 2019 को। वो कहता है कि कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को डोनेशन मिलता है और डोनर का नाम सिर्फ ग्रेटिट्यूड और पब्लिक रिकॉग्निशन के लिए डिस्प्ले किया जाता है, मतलब उसके केवल ग्रेटिट्यूड के लिए है और लोगों को पता चले इसके लिए वो नाम डिस्प्ले हुआ है, ना कि उसका कोई बिजनेस का एडवर्टाइजिंग करने के कोई वे है। तो उस केस में सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाता है, इसका मतलब उसके ऊपर जीएसटी भी नहीं लगता है। लेकिन यदि कोई डोनेशन इंस्टीट्यूट को सर्विस देने के बदले में हुई, और सर्विस कब माना जाएगा, इसके लिए हम लोग देखेंगे कि 3 कंडीशन उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। कोई गिफ्ट डोनेशन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया हो, पहला कंडीशन। गिफ्ट या डोनेशन है वो चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया हो, ऑर्गेनाइजेशन को दिया हो। पेमेंट का नेचर गिफ्ट और डोनेशन हो। सेकंड कंडीशन क्या, तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तब जाके आपको जीएसटी नहीं लगेगा। पहला तो कि वो गिफ्ट और डोनेशन होना चाहिए और वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया होना चाहिए। दूसरा कि उसका जो पेमेंट कर रहा है उसका नेचर भी गिफ्ट और डोनेशन होना चाहिए। थर्ड नंबर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका पर्पज है
फिलेंथ्रोपिक का कोई एडवर्टाइजिंग या कॉमर्शियल गेन करना उसका मोटिव नहीं हो। ये तीनों पॉइंट यदि फुलफिल होते हैं तब तो ये जीएसटी के अंदर फॉल नहीं करेगा, अदरवाइज इसके ऊपर जीएसटी लेविएबल होगा। तो हम लोगों ने देखा पहला केस है उसमें केवल ग्रेटिट्यूड के लिए है, पब्लिक रिकॉग्निजेशन के लिए है, इसके लिए उसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। लेकिन सेकंड केस में क्या कर रहा है, वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, वो एज ए एडवर्टाइजिंग कर रहा है, इसके लिए इसके ऊपर आपका जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और आंसर भी रीड कर लेते हैं। रुद्राक्ष कपूर, ओनर ऑफ द रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस, गाजियाबाद, यूपी, डोनेटेड सम मनी टू दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज लेट फादर। द दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड a room in the school run by it from the donation and wrote डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर। ठीक है, ये ग्रेटिट्यूड और पब्लिक रिकॉग्निजेशन के लिए सफिशियंट है केवल। ऑन द डोर ऑफ द रूम सो कंस्ट्रक्टेड। ओके, एग्जामिन वेदर द मनी डोनेटेड बाय द रुद्राक्ष कपूर इज लेविएबल टू जीएसटी और नॉट। इन द अबोव क्वेश्चन, इफ द रुद्राक्ष Divya Prakash Charitable Trust had written on the door of room constructed from the money donated by the Rudraksh Kapoor in school run by it, donated by the Rudraksh Publishing House, गाजियाबाद, यूपी, तब आपका आंसर क्या होता? तो देखो जी, हमारा आंसर सीधी बात है, जिसमें कॉमर्शियल मोटिव था, एडवर्टाइजिंग मोटिव था, उसको हम लोग जीएसटी लेविएबल करेंगे। अदरवाइज केवल ग्रेटिट्यूड या पब्लिक रिकॉग्निजेशन के लिए तो उसको हम लोग जीएसटी में फॉल नहीं करेंगे। ओके, सर्कुलर नंबर 1165 हैज क्लेरिफाइड दैट इन केस ऑफ donation received by the charitable institution, when the name of donor is displayed in the recipient institution's premises in such manner which can be said to expression of gratitude and public recognition of donors act of philanthropy and is not aimed at giving publicity to the donor in such manner that it would be advertising or promotion of his business, then it can be said there is no supply of service for a consideration in form of donation. Donation received by the charitable organization are treated as consideration only if there is an obligation on part of recipient of donation or gift to do anything